जितने भी एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, वन बाय वन हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के अदर ऑप्शंस क्या है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कैसे ऑप्शन को ट्राई करना है कि चूज़ करना है, सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज अलाउज रियल टाइम कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट सच एज वीडियो एंड वॉइस कॉल विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बियॉन्ड ए वेब ब्राउज़र। ये ऐसा बोल रहा है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो रियल टाइम में कम्युनिकेट करती है और कम्युनिकेट करती है इंटरनेट को यूज़ करके, जिसमें एक तो वीडियो कॉल होना चाहिए, वॉइस कॉल होना चाहिए एंड वीडियो कॉल होना चाहिए। ओके, इसमें कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेब ब्राउज़र को यूज़ करना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 4 ऑप्शन देखे रखे हैं, एफटीपी, वीओआईपी, वेब आरटीसी और ईमेल। तो यहाँ से पता चलता है कि ईमेल तो नहीं हो सकता, क्योंकि ईमेल पे सिर्फ टेक्स्ट का, या तो टेक्स्ट अपने को रिसीव होता है या अपन सेंड करते हैं। यहाँ पर बात की हुई है वीडियो कॉल की और वॉइस कॉल की। ओके, अभी एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, पीछे 3 ऑप्शन बचे, एफटीपी, वीओआईपी और वेब आरटीसी। एफटीपी क्या होता है? एफटीपी एक प्रोटोकॉल है फाइल को ट्रांसफ़र करने का। ओके, सो एफटीपी नहीं होगा। पीछे बचे 2, वीओआईपी और वेब आरटीसी। सो वीओआईपी का मतलब है वॉइस ओवर आईपी, बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो इसमें सिर्फ वॉइस ही हो रही है, वीडियो नहीं हो रही है। यहाँ पर वीडियो की भी बात की हुई है, तो ये भी नहीं हो सकता। पीछे बचा वेब आरटीसी, जो कि करेक्ट आंसर है। अभी देखते हैं आगे करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है वेब आरटीसी, और ये अपने जो सिलेबस है उसके वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स के टॉपिक से आया गया है। अब वेब आरटीसी होता क्या, चलिए उसको समझते हैं। कि वेब आरटीसी मतलब, इसकी फुल फॉर्म है वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन, आरटीसी रियल टाइम कम्युनिकेशन, और वो भी वेब के जरिए। वेब यहाँ पर इंटरनेट को बोला गया है। ये एक टेक्नोलॉजी रहती है जो अपने को रियल टाइम में डेटा को एक्सचेंज करना है किसी भी वेब ब्राउज़र या डिवाइसेस के बीच में, तब ये काम आता है। ओके, किसी भी प्लगइन या कोई भी इंटरमीडिएटरी सर्वर, उनकी अपने को ज़रूरत नहीं रहती। सीधे वीडियो कॉल्स हो सकते हैं, स्क्रीन शेयर्स हो सकती है, मैसेजेस भेज सकते हैं अपने इसके ज़रिए, कॉल्स कर सकते हैं, वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है कि एक वेब ब्राउज़र है, सामने भी एक वेब ब्राउज़र है, वेब आरटीसी को यूज़ किया इस टेक्नोलॉजी को, और ये दोनों कनेक्ट हो गए और अपन डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन था एफटीपी। ओके, इसमें सब जगह प्रोटोकॉल की बात हुई है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर that governs how data is transmitted and received between two devices on network. यूजुअली नॉट कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, दुनिया के कहीं भी जगह, सब जगह प्रोटोकॉल को फॉलो करना रहता है। ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि हमको कैसे सामने वाले के साथ में बात करनी है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। कहीं पर भी अपन, कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह कोर्ट में भी जाओगे तो भी कोर्ट में भी क्या बात करनी है, जज के सामने क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कौन सी फॉर्मेट में करने हैं, वो सब अपने को प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़े। सेम का सेम टेक्नोलॉजी में अपने पास में हज़ारों टेक्नोलॉजीज़ है। अब सामने वाला कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, अब उन टेक्नोलॉजी के बीच में डेटा कैसे एक्सचेंज होगा, उनके लिए रूल्स बनाए गए। उन रूल को फॉलो करना ज़रूरी रहता है, तो वो रूल प्रोटोकॉल्स के अंडर आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के अंडर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रहते हैं कि ओके ये रूल्स है इस प्रोटोकॉल के लिए। सेम एक एफटीपी प्रोटोकॉल है। ओके, और एफटीपी प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक एक सॉफ्टवेयर है फाइलज़िला करके, बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर एफटीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है। जैसे कि एक सर्वर है और एक अपना क्लाइंट है, जो अपने हाथ में फ़ोन रहता है उसको क्लाइंट मान लो, एक कहीं पर सर्वर है, एक क्लाइंट मान लो। अब चलो कि यहाँ से डेटा डाउनलोड करना है, इधर से कुछ फाइल डाउनलोड करनी, एफटीपी के प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे, और उसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, वो सब फिल करेंगे और उसको बोलेंगे कि ये फाइल चाहिए, तो वो फाइल अपने को मिल जाएगी, अपन डाउनलोड कर सकते हैं। वीओआईपी, अभी वीओआईपी क्या है? वीओआईपी की फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हम वीओआईपी से क्या क्या कर सकते हैं? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक टेक्नोलॉजी है जो अपने को फ़ोन कॉल्स करने के लिए अलाउ करती है।
वो भी इंटरनेट को यूज़ करके। नॉर्मली में क्या होता है, जनरली पहले के ज़माने में 2 टेलीफ़ोन्स रहते थे, उन दोनों के बीच में वायर रहता था। जैसे हम डायल करते थे उसके नंबर तो अपने को एक्सचेंज रहता था, वो अपने को कनेक्ट करता था 2 टेलीफ़ोन के बीच में। वो ट्रेडिशनल तरीका है। आज भी सेम सेलुलर फ़ोन्स में जो भी अपन फ़ोन करते हैं रेगुलर कॉल में, उसमें भी मोर और लेस यही होता है। बस ये होता है कि वायर नहीं रहता, वायर की जगह वायरलेस रहता है। अपनी रिक्वेस्ट जाती है टावर के पास में, टावर भेजता है एक्सचेंज के पास में, एक्सचेंज उस नंबर को मैच करवाता है और चेक करता है कौन से सर्विस प्रोवाइडर का है, एयरटेल का है, जियो का है, उसके अकॉर्डिंग वो नियरेस्ट उनके नियरेस्ट एक्सचेंज को सबमिट ट्रांसफ़र करता है। वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद में नियरेस्ट टावर को कनेक्ट किया जाता है और टावर वो डेटा को भेजता है और सिग्नल को भेजता है और अपने को कॉल रिसीव होता है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ कि इधर एक मोबाइल है 1, इधर एक मोबाइल है 2, ओके, ये है जियो, ये है एयरटेल, ओके। अभी ये एक्सचेंज है जियो का, ये एक्सचेंज है एयरटेल का, यहाँ पर एक टावर है, ओके, यहाँ पर भी इसका एक टावर है, ओके। ये पहला वाला फ़ोन रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को XYZ को कॉल करना है, ये इसको कनेक्ट करेगा, ये इसको कनेक्ट करेगा, ये इसको कनेक्ट करेगा और यहाँ से ये कॉल कनेक्ट होगी। ये ट्रेडिशनल तरीका है जो कि मोर और लेस मोस्ट ऑफ द लोग यूज़ करते हैं इसको। बट वीओआईपी क्या है, वीओआईपी ये ट्रेडिशनल तरीके को यूज़ नहीं करता है, वो इंटरनेट को यूज़ करके अपने को कॉल की सर्विस देता है। जैसे कि अपन व्हाट्सएप में कॉल करते हैं, फेसबुक के मैसेंजर में कॉल करते हैं, वाइबर में कॉल करते हैं, आईफोन में फेस टाइम करते हैं, ये सब वीओआईपी के एग्जाम्पल्स हैं। और हम इसको फ्री में कर सकते हैं, लो कॉस्ट वॉइस कॉल कर सकते हैं, वाईफाई और मोबाइल डेटा का भी यूज़ करके। तो ये कंप्लीट हो गया। ईमेल हमको पता है कि ईमेल में कुछ नहीं होता है, अपने पास में एक एड्रेस रहता है, ईमेल एड्रेस एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है, इसके पीछे सर्विस प्रोवाइडर का नाम रहता है, इसके आगे अपना एड्रेस रहता है, XYZ समथिंग abc.ur समथिंग लाइक दैट। ये एक ईमेल रहता है, इसको यूज़ कर लो, जिसका भी ईमेल एड्रेस है उसको यूज़ करके। ईमेल में SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। वैसे बहुत सारे हैं बट वन ऑफ द ये भी प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल को भेजने में और रिसीव करने में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू इंसर्ट एंड डिलीट स्लाइड्स इन MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, MS पावरपॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, MS बोले तो माइक्रोसॉफ्ट, पावरपॉइंट बोले तो एक इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बोला है, इसको ये MS पावरपॉइंट नाम से जाना जाता है। इसमें जनरली स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं, प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करते हैं। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें स्लाइड्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। प्राइमरी एडवांटेज क्या है? टू अनेबल द एडिशन ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट। स्लाइड इंसर्ट करना, डिलीट करना और मल्टीमीडिया कंटेंट का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। ओके, फिर क्या बोल रहा है कि दूसरा, टू अलाउ फॉर डायनामिक कंटेंट एडजस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कभी भी अपन स्लाइड डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी कंटेंट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो और वो भी डायनेमिकली, तो ये हो सकता है। फिर तीसरा है कि टू एनहांस स्लाइड ट्रांजिशन। ओके, स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब है कि एक स्लाइड से, ये जैसे फर्स्ट स्लाइड है और ये सेकंड स्लाइड है, इस स्लाइड से इस स्लाइड में जाना उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। बट यहाँ पर तो इंसर्ट और डिलीट की बात की गई, ट्रांजिशन की बात नहीं की गई, सो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है कि टू अप्लाई डिफरेंट टेम्पलेट्स टू इंडिविजुअल स्लाइड्स। इंसर्ट करना, डिलीट करना और टेम्पलेट को अप्लाई करना सेंस नहीं बनता है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि टेम्पलेट क्या होता है। कि जैसे कि ये स्लाइड है, ओके, हमने ऐसा एक स्लाइड तैयार की, फिर हम सोचेंगे कि चलो यहाँ पर अपना टाइटल जाएगा, यहाँ पर सब टाइटल रहेगा और इधर अपना कंटेंट रहेगा, कुछ कुछ या फोटो डाल सकते हैं, हेडर रहेंगे, फुटर रहेंगे, और हम सभी की सभी स्लाइड हम ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे। तो हमने क्या किया, एक ऐसा टेम्पलेट बना लिया, इसको टेम्पलेट बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो पीछे ऑप्शन एक ही बचता है, ये वाला। चलिए, ओके, सो करेक्ट आंसर है टू अलाउ डायनेमिक कंटेंट एडजस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब भी अपन पावर पॉइंट खोलते हैं तो ऐसा दिखता है, इसका लोगो ऐसा रहता है, ये जो स्लाइड है इसको स्लाइड बोल रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल स्लाइड, जितनी भी अपनी स्लाइड होगी वो यहाँ पर दिखेगी। ओके, ये स्लाइड को डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करके डिलीट दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर कोई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो यहाँ से आराम से इंसर्ट भी हो सकती है, तो इतना अपने को ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि व्हाट इज मेथड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। ऐसी कौन सी मेथड है जिनको यूज करेंगे टू प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करना है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कब करनी है, डेटा को ट्रांसमिशन में, या तो रिसीव होगा या सेंड होगा। बात यहाँ पर ये हो रही कि अपने पास में दो है डिवाइसेस, ओके, डिवाइस 1 डिवाइस 2, इन दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसफर करना है। ओके, अब ये डेटा है कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर इसके पास में एक फाइल है, ओके, और इसमें कुछ कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इस फाइल को इधर भेजना है। ओके, तो इसको कोई बीच में यदि ले भी ले तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि इस फाइल में क्या था। ओके, और इसको प्रोटेक्ट करना है। यूजुअली ये जो मीडियम है ये वाईफाई हो सकता है, वायर वायर ट्रांसमिशन हो सकता है। जनरली चलो अपन मोबाइल से अपन एक मैसेज भेजते हैं। ओके, इसको मैसेज मान लीजिए, ये पहला मोबाइल मान लीजिए, दूसरा मोबाइल मान लीजिए, अपना मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये पूरा बीच में इंटरनेट मान लीजिए। अब इंटरनेट में बहुत सारे यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट जाती है, बीच में कोई भी बैठा अपनी रिक्वेस्ट को कैप्चर कर सकता है और उसको रीड कर सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसी कौन सी मेथड है जिसको यूज करके ये प्रोटेक्शन हम ला सकते हैं। ओके, जिसको पता नहीं चलेगा। तो ऑप्शन है कि डिक्रिप्शन। ओके, डिक्रिप्शन का मतलब होता है कि आ, मैंने कुछ कुछ आपको दिया, कुछ फंक्शन अप्लाई करो उस पर और उससे कुछ आपको आउटपुट मिलेगा, उसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि प्रोटेक्शन की, सेंसिटिव डेटा को, ऑप्शन है डिक्रिप्शन, ये कुछ मैच नहीं खाता है तो ये डिलीट हो जाएगा। सिक्योर सॉकेट लेयर, ये हो सकता है, ये इन दोनों के बीच के कनेक्शन को सिक्योर करता है। तो यदि कनेक्शन सिक्योर है तो अपना डेटा भी नहीं जा सकता। फिर बोल रहा है ऑप्शन नंबर ये हो सकता है। ऑप्शन 3 बोल रहा है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि किसी चीज़ को कम करना, दबाना। जैसे अपने पास में 1 GB की फाइल है, 1 GB की फाइल है। अब क्या करेंगे, ऐसे कुछ टेक्निक अपनाएंगे जिससे वो 1 GB की फाइल अपने को 0.8 GB की हो जाए, कम हो जाए। तो कम हो गई तो अपना डेटा कम हो गया, मैं यहाँ से ट्रांसफर करूँगा तो डेटा मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। कंप्रेशन इसको बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन, इसमें कुछ भी नहीं। हैशिंग, हैशिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा कुछ फंक्शन, हैश फंक्शंस रहते हैं, उसमें कुछ इनपुट दो, आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। ओके, उसको हैशिंग बोलते हैं। तो वो भी प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर है SSL। ओके, ये समझते हैं कि 4 ऑप्शन क्या है, SSL क्या है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, करेक्ट आंसर ये है, और ये इस टॉपिक से आया गया है, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ओके, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ऑप्शन दिया है डिक्रिप्शन का, तो उसका एक एनक्रिप्शन भी होता है, एक डिक्रिप्शन होता है। ओके, एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू कोडेड फॉर्मेट, साइफर टेक्स्ट, दैट इज अनरीडेबल विदाउट ए की। ऐसा मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसने आपको एक बॉक्स में लॉक कर दिया और उस पर एक लॉक लगा दिया। अब लॉक की आपके पास में है, इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, लॉक लगाना उसको एनक्रिप्शन बोलेंगे, लॉक खोलना उसको डिक्रिप्शन बोलेंगे। जब तक आपके पास में की नहीं है तब तक ना तो कोई डिक्रिप्ट कर सकता है, ना ही इसको कोई रीड कर सकता है। तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये ऐसी टेक्निक है। ये तो एक फिजिकल वर्ल्ड में अपन लॉक लगा सकते हैं, अपन बॉक्स ला सकते हैं, पर सॉफ्टवेयर के वर्ल्ड में अपने पास में बॉक्स नहीं रहते, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स रहती हैं, उनको यूज करके अपन एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हैं मैसेज को। ओके, एक दिया गया SSL, ये क्या होता है, ये सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है that encrypts data transmitted between a web server and browser, ensuring secure online communication। ओके, तो ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है जो कि अपने को जब भी अपन डेटा ट्रांसमिट करेंगे उस टाइम पर डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा। वेब सर्वर और ब्राउजर दोनों के बीच में ये काम बीच में ये होता है। ओके, अब ये SSL, इससे पहले क्या था, ये नया प्रोटोकॉल, इससे पहले एक TLS करके एक प्रोटोकॉल था, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये भी मोरलेस सेम ही काम आता है, बट अपग्रेडेड वर्जन है SSL। ओके, compression refers to the process that reducing the size of file or data set, occupy less storage space or transmit more efficiently। आपने zip फाइल का नाम सुना होगा, zip। ओके, जनरली क्या करते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फाइल रहती है, उनको एक फोल्डर में डालते हैं और उस फोल्डर का एक जिप फाइल बना लेते हैं। जिप फाइल बनाने का मतलब उसको कंप्रेस कर दिया। ओके, ये डिफरेंट फाइल सब मिला के माना कि 10 MB की हो रही थी,
यदि आपको जिप में कन्वर्ट करोगे तो वो 8 MB या ऐसी कुछ रिड्यूस हो जाएगी। बहुत सारी टेक्निक रहती है ये कंप्रेशन की, उसको यूज़ करके अपन ऐसा कर सकते हैं। हैशिंग to a process where input data of any size transformed into a fixed size value, often called hash value or hash keys. ऐसा मान लीजिए कि मैंने कुछ यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करवाया 1 2 3 4 5, इस पे ये हैश फंक्शन अप्लाई किया, अपने को कुछ डेटा मिलेगा XYZ समथिंग, और उसकी साइज फिक्स रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द करेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एडजस्टिंग द कॉलम विड्थ इन MS Excel? सेम माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका नाम एक्सेल दिया, उसको लोग MS Excel के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट है, यदि उसको यूज़ करेंगे अपन तो जो कॉलम की विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसा दिखता है, यहाँ पर उसके फंक्शंस रहते हैं, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई होती है। ओके, बहुत सारी रोज होती हैं, बहुत सारे कॉलम होते हैं, ABCD ऐसे कॉलम के नाम रहते हैं, और रोज के नाम रहते हैं 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे। अभी मैंने यहाँ पर कुछ लिखा XYZ ABC, जैसे कि ये इस कॉलम से बाहर चला गया। चलो अब मेरे को क्या करना है कि मैं ऐसा कुछ शॉर्टकट दबाऊँ तो ये अपने आप ये कॉलम यहाँ से होकर इधर हो जाए, कॉलम की साइज ऐसे हो जाए, कॉलम की विड्थ इतनी हो जाए। ओके, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट है? ये सब शॉर्टकट्स, इसका कोई टेक्निक नहीं है, इन सबको याद रखना पड़ता है, और ये यदि अपन यूज़ करते हैं ये सॉफ्टवेयर तो ही अपने को याद रहते हैं, वरना याद नहीं रहते हैं, या फिर अपन इसको रट सकते हैं और धीरे धीरे याद भी कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑल्ट को दबाना फिर HOW। करेक्ट आंसर है ऑल्ट HOW। क्वेश्चन नंबर 5, which action should be taken in Microsoft Outlook to send a received email to another person while keeping the original message for your record? सबसे पहले ये समझना कि बोल क्या रहा है। ऐसा बोल रहा है कि आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए जब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें अपने को मेल को भेजना है, मेल को रिसीव होना है, मेल का रिकॉर्ड रखना है, उनके लिए काम आता है। यहाँ पर अपने को मेल मिलेगा कि किससे रिसीव हुआ है, किसको भेजना है, वो सब आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि आपके पास में एक तो कोई मेल आया है, ओके, अब उस मेल को किसी और को भेजना है, और उस मेल को भेजना भी है और अपने पास में वैसे का वैसे पड़ा रखना है, ओरिजिनल मैसेज को वैसे का वैसे रखना है। तो अपन क्या करेंगे? ऑप्शन पढ़ते हैं, यूज द अर्काइव ऑप्शन एंड क्रिएट न्यू ईमेल। इसको अर्काइव में डाल देंगे, इसको हम अर्काइव में डाल देंगे और फिर एक न्यू ईमेल को क्रिएट करेंगे। ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा, हमको तो सेम ही भेजना है। ओपन द ईमेल, क्लिक ऑन फॉरवर्ड एंड एंटर द रेसिपिएंट। हाँ, फॉरवर्ड करना अपने को, ये ऑप्शन हो सकता है। क्लिक ऑन रिप्लाई एंड ऐड द न्यू रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस। रिप्लाई नहीं करना है अपने को, फॉरवर्ड करना, तो ये भी नहीं। क्लिक ऑन रिप्लाई ऑल एंड सेलेक्ट फॉरवर्ड फ्रॉम ऑप्शन, ये कोई सेंस भी नहीं बनता है, रिप्लाई ऑल क्यों करना है? तो ऑप्शन 2 सही है। ओके, ऑप्शन 2 सही है। ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, देखो ये वाला मेल आया, इसका ये सब्जेक्ट है, ये मेल किसी को मिला है, यहाँ पर ये ऑप्शंस रहते हैं, रिप्लाई करना है, रिप्लाई ऑल करना है, या फॉरवर्ड करना है, अपने को फॉरवर्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सिक्योरिटी मैकेनिज्म ensures that system updates are installed without user intervention? What security mechanism ensures that system updates are installed without user? ऐसे कौन सा सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है जो कि इंश्योर करता है जब भी सिस्टम का अपडेट होगा उस अपडेट को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, किसी यूज़र की ज़रूरत नहीं है। ओके, यूज़र को खुद मैनुअल इंस्टॉल नहीं करना रहेगा। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है? तो अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये हो सकता है फायरवॉल, सिक्योर बूट और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ओके, सबसे पहले ये सब देखिए, सिस्टम अपडेट, और जैसे कि आपके पास में विंडोज़ है, ओके, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ओके, अब विंडोज़ में यदि उन्होंने कुछ देखा कि ओके यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है या ये नया फीचर है अपने को ऐड करना है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उस फीचर को प्रिपेयर करते हैं, उसकी एक फ़ाइल बनाते हैं। ओके, उस फाइल को यहाँ पर विंडोज़ को भेजते हैं। भेजने के पास में अब इसको मिलेगी, तो इसमें कुछ तो सॉफ्टवेयर रहना पड़ेगा जो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको लेगा, लेने के बाद में इस विंडोज़ के जो ओएस है, विंडोज़ ओएस है, उसकी जो फाइल्स रहती हैं उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा।
ओके, तो ये सॉफ्टवेयर कौन सी मैकेनिज्म यूज़ करता है? पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर को पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शंस ये है, पर इन इन तीनों ऑप्शन को समझते कि ये क्या है। फायरवॉल, सिक्योर बूट और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। फायरवॉल किसको बोलते हैं? फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल उसको बोलते हैं कि जैसे आपका ये सिस्टम है, सिस्टम का मतलब आप लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, एनी डिवाइस हो सकता है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर इंटरनेट है। अब इंटरनेट से रिक्वेस्ट आती है, तो इंटरनेट से रिक्वेस्ट कहीं भी आ सकती, कोई भी अपने को भेज सकता है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेपरेट में एक सिस्टम लगा देते हैं, या सॉफ्टवेयर, या तो इधर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो या एक हार्डवेयर इधर लगा दो। वो क्या करेगा, हमेशा चेक करेगा कि अपने पास में कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, क्या है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना कि नहीं करना। ये सब फायरवॉल का काम होता है। ओके, सिक्योर बूट। चलो अपना लैपटॉप या फ़ोन बंद है, अपन उसको स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तब क्या होता है, वो बूट होता है, वो रीसेट होगा। रीसेट होने के बाद में उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद में अदर एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और उनको नॉर्मल वर्क करने की कंडीशन में लेके लेके आएगा। उसको बूटिंग बोलते हैं। और सिक्योर बूटिंग की ऐसी बूटिंग जिसमें कोई अपने को प्रॉब्लम ना हो, उसको सिक्योर बूट बोलते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। सबसे पहले तो जानते हैं कि इंट्रूजन क्या होता है। वायरस, मॉलवेयर, वॉर्म्स, इन सबको इंट्रूजन बोलते हैं। माना कि अपने सिस्टम में कहीं से भी वायरस आ गया, तो अपने को पता कैसे चलेगा कि वायरस आ गया? अपने सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट चलते रहते हैं। ओके, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो ऐसे वायरस को, ऐसे कोई भी वॉर्म्स हो या कोई भी मैलिशियस चीज़ हो, उसको डिटेक्ट करेंगे। तो वो कहलाते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये वाले। ओके, पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये करेक्ट आंसर है। ये बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी से आया गया क्वेश्चन। पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन अप टू डेट। हमेशा अप टू डेट रखेंगे। आइडेंटिफाइंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ऑल्सो नोन एज पैचेस। पैचेस बोले तो कौन कौन सी जगह पर कहाँ कहाँ चीज़ अपने को ठीक करनी है। फायरवॉल, फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हो सकता है या डिवाइस हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, जो हमेशा मॉनिटर और कंट्रोल करेगा नेटवर्क को, जो ट्रैफिक मिल रहा है। और वो कैसे मॉनिटर करेगा, हम कुछ रूल्स बता के रखेंगे, उस रूल्स को यूज़ करके ये मॉनिटर करेगा कि ओके, पाकिस्तान से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको नहीं एक्सेप्ट करना है, उस देश से आ रही है उसको एक्सेप्ट करना है। कोई भी रूल अपन अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। सिक्योर बूट, security feature in modern PC that helps prevent malware और इन्फेक्टेड द बूट प्रोसेस। बूटिंग के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको ठीक करने के लिए जो भी बूट प्रोसेस होता है उसको सिक्योर बूट बोलते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ऐसे सिक्योरिटी के टूल जो कि मॉनिटर करते हैं नेटवर्क के ट्रैफिक को एंड सिस्टम सिस्टम की एक्टिविटी को, जो अपने मैलिशियस एक्टिविटी और पॉलिसीज को वायलेट करते हैं उनका ध्यान रखते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये ऐसा बोल रहा है कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज फॉर एडिंग बुलेट्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और 2010 मीन्स इसका एक वर्जन है। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपन कुछ कुछ लिख रहे हैं। चलो, अब हमको बुलेट स्टार्ट करना है कि यहाँ पर कुछ कुछ लिखते हैं, अब बुलेट आ जाना चाहिए, ऐसे बुलेट ऐसा कुछ। तो उसको स्टार्ट करने के लिए और ऐड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ करना, ये हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट और एल। कंट्रोल शिफ्ट एल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन अ लैन। ओके, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कॉमनली यूज होती है किसके लिए, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, और वो किस में कनेक्ट करना, लैन में। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, जैसे कि अपने खुद ने एक वाईफाई का एक नेटवर्क बनाया। ओके, यहाँ पर एक वाईफाई जुड़ा हुआ है। ओके, ये वाईफाई का बॉक्स है और ये अपने पास में एक डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है, तीसरा डिवाइस है, सब इससे जुड़े हुए हैं। ओके, सो कौन सा डिवाइस है जो अपने को ऐसा करने में मदद करता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, मॉडेम, राउटर, स्विच और रिपीटर। तो
ऑप्शन नंबर 4 रिपीटर है। रिपीटर का मतलब ये होता है कि अपने को इंटरनेट मिल रहा है, चलो ये वाईफाई है, अब वाईफाई की रेंज इतने तक ही आ रही है, जैसे कि ये इतने तक ही आ रही है, इसको आगे एक्सटेंड करना है तो क्या होगा, अपन रिपीटर लगाते हैं। तो रिपीटर कनेक्ट करने में काम नहीं आता है, अपने नेटवर्क को एक्सपांड करने में काम आता है। ओके, रही बात मॉडेम। मॉडेम तो बहुत फास्ट यूज़ हो जाता है। जो यहाँ पर अपने को नेटवर्क मिला है, ये केबल आ रही है, ये केबल कहाँ से आ रही है, जैसे एयरटेल ने या बीएसएनएल ने ये प्रोवाइड करवा दी। अब ये मॉडेम है, इसको यूज़ करेंगे, इससे दूसरे चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, तो मॉडेम भी होगा नहीं। अभी एक है स्विच और एक है राउटर। राउटर से क्या होता है कि ये डिवाइस है, ये डिवाइस इस राउटर से कनेक्ट हुआ, ये डिवाइस इस राउटर से कनेक्ट हुआ, ये डिवाइस भी इस राउटर से कनेक्ट हुआ, बट ये इसमें और इस दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं करता है। इसको कनेक्ट करने के लिए अपने को कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये कनेक्ट नहीं करता है। स्विच एक ऐसी चीज़ है जो कि स्विच में क्या होगा, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये ईथरनेट से कनेक्ट होगा इधर, ये भी ईथरनेट से कनेक्ट होगा। अब ये डिवाइस इसको कुछ भी भेजना हो तो इधर से इधर भेज सकता है। स्विच हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, सो स्विच इज़ द करेक्ट आंसर। ये कंप्यूटर बैक से बेसिक टॉपिक से आया है क्वेश्चन। अभी समझते हैं कि मॉडेम क्या है, राउटर क्या है, स्विच क्या है, रिपीटर क्या है और अदर कंपोनेंट्स क्या है, अपन समझ लेते हैं। Modem, a hardware device to enables computer and other device to connect to the internet। ये इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए मॉडेम को यूज़ किया जाता है। राउटर क्या है? अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट्स फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, ये कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, ये राउटर है, यहाँ से डेटा इधर लेके भेजेगा। स्विच क्या है? कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज टुगेदर विद इन लोकल एरिया नेटवर्क। एक ही एरिया में। अब स्विच से जितने जितने डिवाइसेज जुड़े होंगे उनको लोकल एरिया बोल देते हैं, और बस कम्युनिकेशन उन्हीं डिवाइसेज में ही होगा, बाकियों में नहीं हो सकता। तो ये स्विच होता है। अब रिपीटर क्या होता है? अ नेटवर्क डिवाइस दैट रिसीव्स ए वीक और पोटेंट सिग्नल। उसको क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा या रीजनरेट करेगा एंड रीट्रांसमिट द स्ट्रॉन्ग सिग्नल। मतलब बेसिकली वाईफाई की स्ट्रेंथ बढ़ानी। एक रूम में आ रहा है, दूसरे रूम में वाईफाई नहीं आ रहा, तो अपन क्या एक रिपीटर लगा देते हैं, अभी वाईफाई दोनों रूम में आने लगेगा। अभी ये हब होता है, ये राउटर ऐसे दिखता है, इसको गेटवे बोलते हैं। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, NIC। ओके, ये मॉडेम होता है, इसको रिपीटर बोलते हैं। ये फायरवॉल का ऐसा निशान है, ये सब चीज़ें। अभी एक और चीज़ समझ दें इधर कि ये इंटरनेट है इधर। सबसे पहले ये चीज़ है, मॉडेम है। मॉडेम क्या करेगा? अपने को इंटरनेट से जोड़ेगा। फिर ये क्या है? ये एक राउटर है। वो अब फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो यहाँ पर या तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं इस राउटर के ऊपर, या फिर कोई एडिशनल हार्डवेयर लगा सकते हैं, बट यहाँ पर राउटर काम आता है। अब राउटर से क्या है कि राउटर से ये एक चीज़ जुड़ी हुई है, ये पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है इतना, और एक ये नेटवर्क जुड़ा हुआ है। अब देखो ये लोकल एरिया है, ये भी एक लोकल एरिया है, ठीक है। अब ये लोकल एरिया है, देखो इसमें स्विच लगा हुआ है, इसको स्विच बोलो या हब बोलो, मोर और लेस सिमिलर है। तो इसमें एक एक सर्वर इधर जुड़ा हुआ है, ये सर्वर और ये सर्वर आपस में बात कर सकते हैं, सेम का सेम। ये एक अलग से एक और लोकल एरिया है, इसमें भी एक स्विच लगा हुआ है, इसमें ये डिवाइस ये सर्वर जुड़ा हुआ है, ये कुछ क्लाइंट जुड़े हुए हैं, एक प्रिंटर जुड़ा हुआ है। अभी ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है, इससे भी कनेक्ट हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न DRAM नीड्स टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली। DRAM को बार बार अपने को पीरियड में बार बार रिफ्रेश क्यों करना चाहिए, उसके पीछे में क्या रीज़न है? तो सबसे पहले समझते हैं कि DRAM का मतलब क्या होता है। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक टाइप की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में लगी रहती है। जब फ़ोन में बोलते हैं कि कितनी GB रैम है, 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, सेम ये भी एक रैम है, बट ये डी रैम है, डी टाइप की रैम है। डी बोले तो डायनेमिक रैम है। ओके, अब डायनेमिक रैम है तो इसको पीरियडिकली रिफ्रेश करना रहता है। क्यों करना रहता है? चलो अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। टू प्रिवेंट डेटा करप्शन कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, टू रिचार्ज कैपेसिटर स्टोरिंग डेटा बिट्स, टू क्लियर अनयूज्ड डेटा, टू अलाउ द CPU टू एक्सेस न्यू डेटा। अभी ऑप्शंस को देखते हैं। टू प्रिवेंट डेटा करप्शन, अभी रिफ्रेश करेंगे तो करप्शन कैसे बचेगा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हट जाता है। अभी रैम में डेटा है
ओके, ये रैम है, रैम में से डेटा पड़ा रहता है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि टू रिचार्ज द कैपेसिटर स्टोरिंग डेटा बिट। ओके, ये हो सकता है, इसको साइड में रखते हैं। टू क्लियर अनयूज डेटा। अब रैम में डेटा है, आधी चीज़ें यूज़ भी होती है, आधी चीज़ें यूज़ नहीं भी होती है। सारे टाइम ऐसा नहीं कि ये डेटा यूज़ होता ही रहेगा। चलो जैसे कि ये डेटा अनयूज्ड है, ये डेटा अनयूज्ड है, तो रिफ्रेश करेंगे तो ये डेटा चला नहीं जाएगा या क्लियर नहीं होगा। ओके, तो रिफ्रेश क्लियर नहीं करेगा। फ्रेगमेंटेशन क्लियर कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन इवन नॉट क्लियर नहीं ऑर्गेनाइज करेगा, तो ये भी चला जाता है। टू अलाउ द सीपीयू टू एक्सेस न्यू डेटा। और रिफ्रेश करने से न्यू डेटा थोड़ी एक्सेस होगा, जितना रैम में है उतना ही करेगा। न्यू डेटा के लिए तो न्यू डेटा फेच करना पड़ेगा, फिर सीपीयू यूज़ कर सकता है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का डेटा फेच करेगा, फिर सीपीयू यूज़ करेगा, तो ये ऑप्शन भी चला जाता है। तो ऑप्शन ये होता है। अभी ये चीज़ क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ। ओके, ऐसे ही इसको डी रैम बोलते हैं। ये कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगती है, सॉकेट होता है, सॉकेट के अंदर इसमें ये कैपेसिटर लगे रहते हैं। हिंदी में इनको संधारित्र बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करते हैं। अभी रैम में क्या होगा कि ऐसा कैपेसिटर, ऐसा फिजिक्स में कैपेसिटर को ऐसा बोलते हैं, सिंबल है। अब ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है। अभी इसमें क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो इसमें एनर्जी कम हो जाती है, तो जनरली क्या रिफ्रेश करेंगे तो वापस वो उसी एनर्जी, क्या होता है, या तो इसको 0 या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी नंबर से। यदि इसमें चार्ज नहीं है तो 0, चार्ज है तो 1, ऐसा करके अपन इसको यूज़ करते हैं। यदि धीरे धीरे ये पूरा चार्ज है डिसिपेट हो जाए तो 1 का कैपेसिटर 0 बन जाएगा, जो कि डेटा को खराब कर सकता है। ओके, तो इसके लिए अपन रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश से क्या होगा, यदि चार्ज कम हो गया तो उसको रिफ्रेश करके वापस सही से चार्ज कर देगा। ओके, इसीलिए अपने को पीरियडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। DRAM बोले तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट स्टोर ईच बिट डेटा इन मेमोरी सेल्स। क्योंकि मेमोरी के सेल में हर एक डेटा को स्टोर करता है। यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टाइनी कैपेसिटर्स, बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे रहते हैं इसके अंदर, एंड ट्रांजिस्टर्स। ओके, बोथ टिपिकली बेस्ड ऑन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, उनको अरेंज करके ये रैम बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, which type of virus infects the boot sector of floppy disk or the master boot record MBR of hard disk? ओके, ऐसा कौन सा वायरस है जो कि बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है, या तो फ्लॉपी डिस्क में या मास्टर बूट रिकॉर्ड में। अभी फ्लॉपी डिस्क क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या है, वायरस क्या है, ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले बूट समझते हैं। बूट बोले तो जैसे अपन लैपटॉप का पावर ऑन बटन दबाते हैं, फ़ोन का स्विच ऑन बटन दबाते हैं, तब वो फ़ोन या लैपटॉप बूट होता है। ओके, इधर लोगो आता है और फिर वो बूट होता है, उसको उस पूरे पूरे प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा वायरस है जो कि ये बूटिंग को इन्फेक्ट करता है। ओके, ये अपने को समझना पड़ेगा। ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, मैक्रो वायरस, बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन से लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए। ओके, क्योंकि बूट सेक्टर में जो भी वायरस होगा वो इन्फेक्ट करेगा, तो ये ऑप्शन सही है। अब मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोन की बात करते हैं। फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड या iOS। ओके, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत सारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS और एंड्रॉयड। अब जैसे एंड्रॉयड फ़ोन की कोई तो मेमोरी में पड़ा होगा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा। जैसे ही फ़ोन स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, एक रोम रहती है, एक रोम ROM, एक रैम रहती है। ओके, तो ये क्या होता है, इस मेमोरी में कुछ तो अपने पास में इनिशियल डेटा, इनिशियल कोड रहता है। सबसे पहले ये ट्रिगर होता है रोम में, तो रोम में ट्रिगर होता है। उसके बाद में एक रिकॉर्ड बनाते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड में पूरे सीक्वेंस रहते हैं कि ओके पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। उसके बाद में ये सब कंप्लीट हो जाए तो समझ जाने का कि अपना फ़ोन स्विच ऑन हो गया है, उसको MBR बोलते हैं। ओके, ये हो गया। अभी समझते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के वायरसेस क्या होते हैं। ये ऑप्शन ये सही था, यहाँ से आया है। अ कंप्यूटर वायरस इज ए malicious प्रोग्राम designed to replicate and spread potential cause damage disrupt computer system। ये वायरस की डेफिनेशन है। जो भी डायरेक्ट एक्शन वायरस, ऐसे वायरस जो सीधे एक्शन लेते हैं। ये वायरस कैसे होते हैं, जैसे कि आपने ऐप इंस्टॉल कर दिया मोबाइल में, या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने EXE फाइल को रन कर दिया। ये वायरस उनके साथ में अटैच होते हैं, जैसे इनको रन करोगे वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे और अपने सिस्टम को डैमेज कर देंगे। रेसिडेंट वायरस, ऐसे वायरस जो कि रैम के अंदर रहते हो। देखो ये CPU है, ओके,
सीपीयू के बाद में जनरली कैश मेमोरी रहती है, CACHE कैश, फिर रैम मेमोरी रहती है, उसके बाद में हार्ड डिस्क रहती है। ये एक सीक्वेंस है। तो ये मेमोरी है, इसके अंदर जो भी वायरसेस रहते हैं उनको रेजिडेंट वायरस बोलते हैं। मैक्रो वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो कि MS एक्सेल, वर्ड, ऑफिस रिलेटेड जो भी वर्ड जो मैक्रोज रहते हैं, इन सॉफ्टवेयर के अंदर एक मैक्रोज रहते हैं जो ऑटोमेट करते हैं चीज़ों को, उनके अंदर ये वायरस अटैच हो तो अपने आप ये सिस्टम को डैमेज कर देंगे। बूट सेक्टर वायरस, ऐसे वायरस जो कि अपने बूट सेक्टर को या स्टोरेज डिवाइस को, जो ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, इनमें रह के अपने बूट को इन्फेक्ट करते हो, ऐसे को बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which feature in MS Word allows the user to apply consistent look across the text elements such as heading, table and subtitle? ओके, ये MS Word एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है, ओके, यहाँ पर अपने को एक पेज मिलता है जहाँ पर अपन अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कुछ भी लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, ओके। अब उसमें ऐसा कौन सा फीचर है जो कि अपने को यूज़र को कंसिस्टेंट लुक देने के लिए, ये जैसे कि मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है, इसको हमेशा उसका लुक हमेशा एक जैसा रहेगा, टेक्स्ट एलिमेंट एक जैसे दिखेंगे, हेडिंग्स एक जैसे दिखेगी, टाइटल सब टाइटल सब एक जैसे दिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट ऑर्गेनाइज करता है कि हेडिंग हमेशा इधर ही आएगी, फूटर इधर आएंगे, ओके, ये सब। स्टाइल्स, स्टाइल जो ये चीज़ क्वेश्चन बोल रहा है उसका आंसर स्टाइल है। इसका मतलब कि हेडिंग ऐसी दिखनी चाहिए, लाल कलर की दिखनी चाहिए, पीले कलर की दिखनी चाहिए, ऐसा फॉन्ट रहना चाहिए, फॉन्ट की साइज़ ये रहनी चाहिए, ओके, ऐसी स्टाइल रहनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, पैराग्राफ ऐसे दिखना चाहिए, वो सब स्टाइलिंग में आता है। टेबल्स, टेबल मीन्स इसमें कोई अपने को टेबल इंसर्ट करनी है तो वो उसके लिए मैक्रोस, इन सब चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, जैसे कि मैंने टेबल में कुछ डेटा भर दिया और मैंने उस पर मैक्रो लगा दिया तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपने को ग्राफ बनाना है तो वो ऐसे ऐसे ग्राफ बना देगा, उसको मैक्रोस बोलते हैं, ओके। अभी समझते हैं, सॉफ्टवेयर टॉपिक से आया है, स्टाइल्स आंसर है। टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या करता है, प्री डिजाइंड लेआउट्स रहते हैं कि हेडिंग इधर आएगी, वो सब इधर आएगा, कैसी दिखेगी वो सब स्टाइल से ही यूज़ करके अपन करते हैं। कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट, स्टाइल आर द फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर टेक्स्ट, हेडिंग, टाइटल, सबटाइटल, एलिमेंट्स, पैराग्राफ जो भी। टेबल्स, स्ट्रक्चर ग्रिड, डेटा को ग्रिड में टेबल में दिखाने के लिए टेबल यूज़ करते हैं। मैक्रोज आर द सीक्वेंस ऑफ कमांड्स टू ऑटोमेट टास्क, ग्राफ बनाना हो, कोई डायग्राम बनाना हो, किसी डेटा को यूज़ करके, पाई डायग्राम, वेन डायग्राम, तो अपन मैक्रोज यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, what is the main purpose of using template when creating a presentation in MS PowerPoint? ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, उसमें टेम्पलेट का पर्पज़ क्या है, टेम्पलेट क्यों काम आता है? टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म, टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट मल्टीमीडिया कंटेंट, ये मल्टीमीडिया कंटेंट नहीं है। टू एड कॉम्प्लेक्स एनिमेशन इजीली, टेम्पलेट को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स एनिमेशन को नहीं डाल सकते। टू क्रिएट इंटरेक्टिव क्विज़ेस विद इन स्लाइड, स्लाइड और क्विज़ बनाने के लिए टेम्पलेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म, ये करेक्ट आंसर है। ये पावर पॉइंट ऐसा दिखता है, ये पावर पॉइंट ऐप का लोगो है, टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मेल? ईमेल की डेफिनेशन पूछी है सीधी सीधी। अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली ओवर कंप्यूटर नेटवर्क, अ सिस्टम फॉर स्टोरिंग डिजिटल फाइल्स ऑन क्लाउड, नहीं, क्लाउड पे फाइल्स स्टोर करने के लिए ईमेल यूज़ नहीं होता। अ टाइप ऑफ सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम, यहाँ पर अपन कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। अ सर्विस यूज टू मेक फ़ोन कॉल्स और इंटरनेट, नहीं, ये VoIP वाली सर्विसेज को बोलते हैं। तो मेल अपने को मैसेज भेजने इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर नेटवर्क पर, उसकी मेथड है। अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिक ओवर कंप्यूटर नेटवर्क, ओके, इस टॉपिक से आया गया है। ईमेल, अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिक ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। क्लाउड स्टोरेज, अ सिस्टम ऑफ स्टोरिंग डिजिटल फाइल्स ऑन द क्लाउड, ओके, ये क्लाउड स्टोरेज। G ड्राइव, ओके, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ओके, ये सब, और ड्रॉप बॉक्स, ये सब सर्विसेज है जो कि ये क्लाउड स्टोरेज की सर्विस है जो अपने को डेटा रखने की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं।
ट्रांजेक्शन, अ टाइप ऑफ सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम लाइक पेपाल, जीपे, फ़ोनपे, जितने भी यूपीआई पेमेंट करते हैं उनमें ट्रांजेक्शन करते हैं, वही ट्रांजेक्शन ये है। वीओआईपी, अ सर्विस यूज्ड टू मेक फ़ोन कॉल्स ओवर द इंटरनेट। ये वीओआईपी का मतलब है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑपरेशन कैन वन डायरेक्टली परफॉर्म यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज़। फाइल एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दोनों को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ओके, कौन सा ऑपरेशन फाइल एक्सप्लोरर से अपन कर सकते हैं? रन डायग्नोस्टिक टेस्ट, मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, मूव कॉपी डिलीट फाइल्स, मैनेज यूजर अकाउंट। फाइल एक्सप्लोरर फाइल के लिए रहता है, फाइल्स के लिए, डिफरेंट टाइप की फाइल्स के लिए। तो आंसर है मूव कॉपी और डिलीट। जो ये रहता है ना अपने को फोल्डर जैसा दिखता है, इसी को अपन फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। जब अपन इसको ओपन करते हैं तो अपने को ये ऐसा दिखता है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, पिक्चर्स, म्यूजिक, विंडो, वीडियोज़। इसमें जो भी फाइल्स रहेगी अपने पास में वो सब इधर दिखेगी। अपन कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर को यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी के लिए स्टेटमेंट सही है? RAM is a volatile memory, meaning it loses data when power is turned off. Okay. ROM is used to store essential instruction required for the computer to boot. Okay. तो इनको समझते हैं कि ये रैम रोम क्या होती है। यदि अपने को पता हो तो अपन रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कैपेसिटर्स को यूज़ करके बनाई जाती है। इन मेमोरी में कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, उनमें करंट रहता है, वो स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज को स्टोर करते हैं, उसको यूज़ करके 0-1 रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप वहाँ से करंट हटा दोगे तो अपने को पता नहीं रहेगा कि इसमें 0 था कि 1 रहा। वो अपनी मेमोरी को जो जो डेटा है पावर वो लूज़, मतलब मेमोरी डेटा को लूज़ कर देगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है कि रैम ऐसे होती है। ओके, अभी बात रही रोम की। रोम भी एक टाइप की मेमोरी है, इज़ यूज टू स्टोर एसेंशियल इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर टू बूट। जब भी अपन मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पावर ऑन बटन दबाते हैं, जैसे पावर ऑन बटन दबाएंगे तो क्या होगा, ये जो रोम मेमोरी है इसमें कुछ कुछ लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन। ओके, और उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपना कंप्यूटर या अपना फ़ोन बूट होता है, बूट होके चालू होता है, ऑन होता है। तो ये भी सही है। तो बोथ 1 एंड 2 कंप्यूटर के बेसिक से आया गया है। अभी ये समझते हैं मेमोरी की टाइप। एक तो रैम की होती है, एक रोम होती है। ओके, रैम में भी एक एस रैम होती है, एक डी रैम होती है। डायनेमिक रैम, एस बोले तो स्टैटिक रैम। रोम में पी रोम, ई रोम, ई रोम, ये डिफरेंट टाइप की रोम रहती है। कि अपन कितनी बार लिख सकते हैं। रोम बोले तो जनरली एक बार उसमें लिख देते हैं, फिर बार बार उसको रीड ही करते हैं, उसमें लिखते नहीं। रैम बोले तो उसमें लिखते भी हैं, मिटाते भी हैं। रैम और रोम में डिफरेंस क्या है? ये टेम्पररी स्टोरेज है कि जैसे ही आपने पावर कट किया तो इसमें जो भी डेटा है वो लूज़ हो जाएगा। ये बड़ी रहती है साइज़ में, तो एमबीज़ में डेटा स्टोर कर सकते हैं। वॉलेटाइल का मतलब कि पावर हटाते ही इसका जो भी डेटा लूज़ हो जाएगा। ये नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज़ होती है रैम। ओके, डेटा को राइटिंग डेटा इज़ फास्टर, फास्ट डेटा लिख सकते हैं, स्पीड फास्ट होती है। और रोम परमानेंट स्टोरेज है, इसमें अपन बूट की सीक्वेंस या बूट के इंस्ट्रक्शन लिख के रखते हैं। स्टोर डेटा इन जीबीज़, मतलब यदि अपने पास में फर्मवेयर बड़े फर्मवेयर रहते हैं तो जीबीज़ में डेटा स्टोर कर। नॉन वोलेटाइल है, यदि पावर ऑफ भी कर देंगे तब भी इसमें डेटा पड़ा रहेगा वैसे का वैसा है। यूज फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, जब भी बूटिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को या मोबाइल फ़ोन को, तब ये इस रोम को यूज़ करते हैं। इसमें डेटा राइट करना बहुत स्लो होता है क्योंकि एक ही बार करना है, जस्ट रीड ही करना है, बार बार अपन फ़ोन को ऑन ऑफ नहीं करते। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉल्स फॉर द CPU ऑफ कंप्यूटर एग्जाम। कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो CPU होता है, कौन से स्टेटमेंट है जो ट्रू और फॉल्स है? The CPU's clock speed control the timing and execution speed of the instruction. CPU's cache memory provide high speed access to frequently used instruction and data. Okay, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये CPU रहता है, CPU। फिर इससे एक मेमोरी जुड़ी रहती है, इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। ओके,
सीपीयू के अंदर एक क्लॉक लगी रहती है। वो क्या करती है कि जैसे अपन सीपीयू के कोई इंस्ट्रक्शन चलाएंगे तो ये क्लॉक चलेगी और उसका देखेगी कि ओके इस इंस्ट्रक्शन को इतने टाइम में फिनिश किया, इसको इतने टाइम में फिनिश किया, ये सब वो ध्यान रखती है। क्लॉक की स्पीड ज़्यादा होगी तो इंस्ट्रक्शन फास्ट एग्जीक्यूट होंगे। तो ये स्टेटमेंट 1 सही है। ये स्पीड को कंट्रोल करती है क्लॉक, टाइमिंग को और एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके। सीपीयूज कैश मेमोरी प्रोवाइड्स हाई स्पीड। जितनी सीपीयू के पास में जो मेमोरी रहेगी उसकी स्पीड हाई रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर रैम रहती है और उसके बाद में हार्ड डिस्क रहती है। तो सबसे फास्ट स्पीड सीपीयू के अंदर रजिस्टर रहते हैं, उनकी स्पीड रहती है। उसके बाद में कैश की रहती है, उसके बाद में रैम की रहती है, उसके बाद में हार्ड डिस्क की रहती है। तो और इस कैश में अपन रखते क्या है, ऐसी चीज़ें जो बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, ताकि अपन कम समय में इधर से इधर एक्सेस करके उन चीज़ों को ले सके, उन डेटा को ले सके। तो दोनों ही ट्रू है। ओके, दोनों ही ट्रू है। जब भी अपन देखते हैं तो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, कोई फ़ोन खरीदते हैं तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो उसमें सब मेंशन रहता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ब्रांड है, ये उसका नाम है, प्रोसेसर का नाम है, इसमें इतनी कोर है और ये क्लॉक स्पीड है, ये सेकेंडरी क्लॉक स्पीड है। तो ये इसी क्लॉक स्पीड की इधर बात हो रही है। और ये रैम, ये इंटरनल स्टोरेज, ये हार्ड डिस्क टाइप है, ये रैम ही है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of type of ROM that can be electronically erased and reprogrammed multiple times। अभी रोम है, ओके। तो रोम को क्या होता है कि जनरली बार बार राइट नहीं करते हैं, बार बार रीड भी नहीं करते। जब भी रोम को यूज़ कब करेंगे, जब कंप्यूटर ऑन होगा तब उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए किया जाता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहती है। इसके बहुत सारे टाइप है, पी रोम, ई रोम, ई रोम, मास्क रोम, ये सब टाइप है। ये ऐसा बोल रहा है कि फॉलोइंग इसमें से कौन सी ऐसी रैम है जो इलेक्ट्रॉनिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम मल्टीपल टाइम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये ई रोम है ना, इसको मल्टीपल टाइम अपन कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल टाइम मिटा सकते हैं और वापस लिख भी सकते हैं। तो ई रोम है, इसको बार बार मिटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ई रोम, पी रोम, मास्क रोम, ये सभी रोम के टाइप है और इनको दे आर प्रोग्राम्ड इन इरेज्ड। ओके, इनमें कैसे लिखा जाता है, कैसे इरेज किया जाता है, उसी बेस्ड पर ये डिफरेंट है। मास्क रोम, प्रोग्राम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ये एक बार ही लिखी जाती है, जब भी बनाई जाती है एक बार उसमें लिख दिया, फिर कभी उसमें चेंज नहीं होगा, परमानेंट फिक्स है। पी रोम कैन बी प्रोग्राम वंस बाय द यूज़र। अभी मैन्युफैक्चर ने अपने को दे दी, बट अपन इसको एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं, यूज़र कर सकते हैं। ओके, ई पी रोम कैन बी इरेज्ड, इसमें लिख सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, बट वो यूवी लाइट या ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके अपन उसको मिटा सकते हैं, जो कि नॉर्मली यूज़र लोग नहीं करते ऐसा। ई पी रोम, ये क्या होता है कि ये एक ऐसी रोम है जिसमें अपन मिटा भी सकते हैं, वापस लिख भी सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन कॉलम इन MS Excel। ये जो MS Excel है इसमें बहुत सारी रोज रहती है, बहुत सारे कॉलम रहते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि ये जैसे कोई भी एक कॉलम है, इसमें कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, मैक्सिमम उसकी लेंथ क्या है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। उसकी लेंथ है 255 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर्स। MS Excel 2003, जो 2003 सॉफ्टवेयर का वर्जन है, सेल कैन होल्ड मैक्सिमम इतने कैरेक्टर को होल्ड कर सकती है, वाइल मोर कैरेक्टर इंटरनली होल्ड कर सकती है। जैसे कि ये सेल है, ये ऐसे दिख रही है, होल्ड कर सकती है, बट विजिबल इतने होंगे, जैसे इसने कुछ कुछ लिखा, इधर लिखते 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 इधर आ गया, यहाँ तक ये दिखाएगी बस, इसके बाद में दिखेगा नहीं, और दिखेगा उसकी लेंथ है 255। ओके।